नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव पांडे टारगेट विथ आलोक ऑनलाइन इंस्टीट्यूट में शिक्षा अधिकारी के बैच में स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, अपनी सेहत का ध्यान रख रहे होंगे, चीजें चल रही होंगी। और जैसा कि सुबह वाला वीडियो कल शाम को चला गया, कोई बात नहीं, खत्म करना है तो चाहे जैसे खत्म हो, पढ़ाना तो है मुझे भी पूरा और पूरा खत्म करना है। और सब बढ़िया है ना, चीजें ज्यादा बर्डन तो नहीं लग रही हैं। आप ही कहने से मैं छोटा छोटा ही वीडियो बना रहा हूँ और चीजों को आप लिखते रहिए। छोटा छोटा आपने कहा था ना सर, छोटा छोटा 3-4 दे दीजिएगा, तो छोटे छोटे वीडियो दे रहा हूँ और पढ़ते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो आज हम जो चालू करेंगे वो चालू करेंगे मध्यकालीन भारत का इतिहास। ठीक, आखिरी पड़ाव पे अपने हम लोग पहुंच चुके हैं और उम्मीद कर रहा हूं कि इसको मैं खत्म कर दूंगा जल्दी से। ठीक है, पूरा पढ़ा के खत्म, मतलब टॉपिक नहीं होता है, मैं लगता भाग के नहीं, पूरा पढ़ा के। अच्छा, मध्यकालीन भारत में अगर किसी ने आपसे पूछा कि मुगलों का आक्रमण कब हुआ, तो आप कहेंगे सबसे पहले हुआ। नहीं, मध्यकालीन भारत में जो मध्य एशियाई थे, वर्डिंग को समझिएगा। टॉपिक लिखते हैं, आज की जो टॉपिक है वो क्या है? मध्यकालीन भारत का इतिहास। क्लियर? तो हमने क्या कहा कि मध्यकालीन भारत में मध्य एशियाओं का जो आक्रमण हुआ था उनका क्रम क्या था। मतलब जैसे मध्य एशिया, जैसे अरब आए, तुर्क आए, मुगल आए, हूण आए, तो मध्यकालीन भारत में मध्य एशियाओं का क्रम पूछा गया है सवाल में एक बार। तो मध्यकालीन भारत में मध्य एशियाओं के जो आक्रमण के क्रम है, पहला है हूण, दूसरा है अरब। हूण मैंने आपको बताया था कल की क्लास में, स्कंदगुप्त के शासनकाल में खुशनवाज नामक हूण का आक्रमण हुआ था। फिर थे अरब, इसके बाद थे तुर्क, और सबसे लास्ट में कौन आए थे? मुगल आए थे। ये मध्यकालीन भारत में मध्य एशियाओं के आक्रमण का क्रम है, याद रखिएगा। लेकिन एक और खास बात बताते हैं, अगर कभी विदेशियों के आक्रमण का क्रम पूछ लिया, अगर आपसे पूछ लिया कि मध्यकालीन भारत में विदेशियों के आक्रमण को क्रम से बताइए, समझिएगा, मध्यकालीन भारत में विदेशियों के आक्रमण को क्रम से बताइए, तो मुगलों के पहले भारत में पुर्तगाली आए थे। मुगलों के पहले भारत में कौन आए हैं? पुर्तगाली आए हैं, ये याद रखिएगा। क्योंकि वास्को डिगामा भारत 1498 में आया था और बाबर जो है भारत पहली बार 1526 नहीं 19 में आया था। ठीक है, बताऊंगा। तो ये हमेशा याद रखिएगा कि जो पुर्तगाली थे वो मुगलों के पहले भारत आए थे। और लेकिन कभी पूछा कि मध्यकालीन भारत में मध्य एशियाओं के आक्रमण का क्रम क्या है, तो आपका आंसर हो जाएगा हूण, अरब, तुर्क और मुगल हो जाएगा। क्लियर? हूण के बारे में जितना जरूरी था मैंने आपको बता दिया। अब मध्यकालीन भारत चालू करेंगे अरबों के आक्रमण से। छोटे छोटे टॉपिक हैं, इनको कवर करते चलते। तो मैंने क्या कहा, किससे चालू करेंगे? अरबों के आक्रमण से। चलिए, हुआ क्या था कि 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध के थट्टा के क्षेत्र पर आक्रमण किया था। किसने? मोहम्मद बिन कासिम ने। और उस समय सिंध का शासक था राजा दाहिर, जिसको मोहम्मद बिन कासिम ने पराजित किया। लेकिन मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण की सबसे खास बात क्या है कि उसके आक्रमण से भारत में खजूर की खेती और ऊंट पालन के प्रचलन की शुरुआत हुई। उसके साथ साथ खास बात क्या है कि भारत में सबसे पहले जजिया कर लगाने वाला कौन था? तो वो था मोहम्मद बिन कासिम। अब आपसे अगर ये पूछा जाए कि जजिया कर होता क्या है, चलिए मैं ही पूछ ले रहा हूं सुबह सुबह, जजिया कर होता क्या है? सर धार्मिक कर, सर तीर्थ यात्रा पर लगने वाला कर ना, गलत। जजिया कर पहले धार्मिक कर नहीं था। अगर जजिया कर पहले धार्मिक कर होता तो फिर फिरोज शाह तुगलक को क्यों आंसर मानते? क्योंकि जब भी यह सवाल आता है कि ब्राह्मणों पर जजिया कर किसने लगाया, तो आप आंसर टिक करते हैं फिरोज शाह तुगलक।
इसलिए जो जजिया कर था ये पहले एक सामान्य कर था। सामान्य कर मतलब क्या? यह एक ऐसा कर था जो गैर मुसलमानों से लिया जाता था, मतलब मुस्लिम लोग नहीं देते थे। और इसमें ब्राह्मण, महिलाएं, बच्चे, बूढ़े और दिव्यांग अर्थात विकलांग ये लोग शामिल नहीं थे। कौन कौन? ब्राह्मण, महिलाएं, बच्चे, बूढ़े और दिव्यांग लोग इसमें शामिल नहीं थे। तो अरबों के आक्रमण में मैंने क्या कहा आपको? 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध के थट्टा के क्षेत्र पर आक्रमण किया था। और इस समय जो सिंध का शासक था वो था राजा दाहिर। कहा जाता है कि राजा दाहिर जो है वो सिंध का आखिरी हिंदू शासक भी था। ठीक है, कहीं कहीं लिखा है, कहीं कहीं मिलता है कि सिंध का आखिरी हिंदू शासक कौन था, तो आपका आंसर हो जाएगा राजा दाहिर। और राजा दाहिर को किसने पराजित किया? मोहम्मद बिन कासिम ने। अरबों के आक्रमण से भारत में खजूर की खेती और ऊंट पालन के प्रचलन की शुरुआत हो गई। और जब मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर आक्रमण किया था तो इसने अपने साथ नागा अर्जुन का शून्यवाद का सिद्धांत ले गया था। नागा अर्जुन ने बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ शून्यवाद सिद्धांत दिया था, जिसमें यह था कि संसार में जो कुछ भी है वो शून्य है, अर्थात नगण्य है, मतलब जीरो है, एक दिन नष्ट हो जाना है। उसी को शून्यवाद का सिद्धांत कहा गया। लेकिन जैसा मैंने कहा कि भारत में सबसे पहले जजिया कर लगाने वाला कौन था? मोहम्मद बिन कासिम था। अब इसी में सवाल को थोड़ा सा आपसे अगर घुमा के पूछ ले कि मोहम्मद बिन कासिम ने भारत के किस हिस्से पर सबसे पहले जजिया कर लगाया, सुनिएगा, मोहम्मद बिन कासिम ने भारत के किस हिस्से पर सबसे पहले जजिया कर लगाया, तो आपका आंसर हो जाएगा सिंध के थट्टा के क्षेत्र पर। यह आपसे पूछ दिया गया कि सिंध वासियों पर सबसे पहले जजिया कर किसने लगाया, तो भी आपका आंसर हो जाएगा मोहम्मद बिन कासिम। जैसे भारत में रहने वाले भारतवासी, उसी प्रकार सिंध में रहने वाले सिंधवासी। और हमने क्या कहा कि जजिया कर के बारे में, कि जजिया एक प्रकार का ऐसा कर था जो गैर मुसलमानों से लिया जाता था, और इसमें ब्राह्मण, महिलाएं, बच्चे, बूढ़े और दिव्यांग लोग शामिल नहीं थे। कौन कौन? ब्राह्मण, महिलाएं, बच्चे, बूढ़े और दिव्यांग लोग क्या थे? इसमें शामिल नहीं थे। इसी को क्या कहा गया? जजिया कर कहा गया। इसलिए जब पूछा जाता है कि ब्राह्मणों पर सबसे पहले जजिया कर किसने लगाया, तो आंसर हो जाता है फिरोज शाह तुगलक। क्लियर? अरबों के आक्रमण के बाद भारत पर तुर्कों का आक्रमण हुआ। बस इतना ही है दोस्त, यूं समझिएगा, इससे ज्यादा किताब में भी इससे कम ही पाएंगे आप। वो खजूर की खेती और पालन बहुत रेयर किताबों में आप पाएंगे। इसके बाद भारत में तुर्कों का आक्रमण हुआ। तुर्कों के आक्रमण में सबसे पहले किसने आक्रमण किया पता है? अल्पतगीन का पुत्र था सुबकुतगीन। समझेगा, अल्पतगीन का पुत्र था सुबकुतगीन, जिसने सबसे पहले कहां पर आक्रमण किया था? भारत पर। और सुबकुतगीन से प्रभावित होकर महमूद गजनबी ने 1001 से 1027 ईस्वी के बीच में भारत पर 17 बार आक्रमण किया। महमूद गजनबी ने भारत पर आक्रमण क्यों किया? वो भारत को लूटने के लिए भारत पर आक्रमण किया। हमेशा याद रखिएगा, गजनबी और गोरी इन दोनों के आक्रमण में बहुत डिफरेंस है। गजनबी ने भारत को लूटने के लिए आक्रमण किया था और गौरी ने भारत पर शासन करने के लिए आक्रमण किया था। क्या कहा मैंने? गजनबी ने
भारत को लूटने के लिए आक्रमण किया था और गौरी ने भारत पर शासन करने के लिए आक्रमण किया था। तो तुर्कों के आक्रमण में अल्पतगीन के पुत्र सुबकुतगीन ने भारत पर आक्रमण किया था और सुबकुतगीन ने ही गजनी वंश की स्थापना की थी। कभी भी आपसे पूछा गया कि गजनी वंश की स्थापना किसने की, तो आपका आंसर होगा सुबकुतगीन, ना कि महमूद गजनबी। और सुबकुतगीन से प्रभावित होकर महमूद गजनवी ने 1001 से 1027 ईस्वी के बीच में भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था? 17 बार आक्रमण किया था। इसका पहला आक्रमण मुल्तान में था, उसके बाद सिंध पे था, ऐसे था। लेकिन महमूद गजनबी का जो सर्वप्रसिद्ध आक्रमण था वो 1025 ईस्वी अर्थात 16वां आक्रमण उस सोमनाथ मंदिर पर था। अच्छा, कोई बता पाएगा इस समय गुजरात का शासक कौन था? गलत है सर, भीम द्वितीय नहीं था। और कोई बता पाएगा? मैंने ये बात बताई हुई है, इसलिए मैं पूछ रहा हूं। जो बाद में बताता हूं वही पूछता हूं। एकदम सही, भीम प्रथम था। और मैंने ये बात कहां बोली थी? जैन धर्म के टाइम बोली थी, जब भीम प्रथम के सेनापति विमल ने ऋषभदेव की मूर्ति को दिलवाड़ा के जैन मंदिर में क्या किया था? स्थापित किया था। तो मैंने क्या कहा कि महमूद गजनबी का जो भारत पर सर्वप्रसिद्ध आक्रमण था वो 1025 ईस्वी में था, जिसे 16वां आक्रमण कहा गया। वो कहां पर था? सोमनाथ मंदिर पर था। कहां के? गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर था। और इस समय यहां का शासक कौन था? भीम प्रथम था। कहा जाता है कि महमूद गजनबी ने सोमनाथ मंदिर से लगभग 6.5 लाख टन सोना लूटा था। ठीक, अब जैसे सोनभद्र में र्यूमर उड़ा था कि 3 लाख टन सोना पाया गया वगैरह वगैरह, वो र्यूमर उड़ा था। लेकिन हमारे देश में वाकई में सोने की कमी नहीं थी, बहुत सोना था सोमनाथ मंदिर में। कहा जाता है इतना लूटने के बाद भी सोमनाथ मंदिर में 40% सोना बचा रहा। यही नहीं, महमूद गजनबी अपने साथ लगभग 50,000 गाड़ियां लेकर आया था और वो पूरी की पूरी गाड़ी सोने से भर गई। फिर इसलिए बाकी सोना छोड़कर वो चला गया। और जब वो जा रहा था तो रास्ते में उसको जाटों ने काफी परेशान किया। जाट जातियां थी और इन्हीं जाटों को सबक सिखाने के लिए उसने 1027 ईस्वी में भारत पर 17वां अर्थात आखिरी आक्रमण भी किया था। लेकिन एक बात बताइए, जैसे अगर हम हिंदू धर्म में मंदिर नहीं जाते हैं तो हमको कोई नास्तिक नहीं कहता है, पर इस्लाम धर्म में अगर मंदिर नहीं गए तो मस्जिद नहीं गए तो लोग नापाक कहते हैं, मतलब धर्म से बहिष्कृत कर देते हैं। तो महमूद गजनबी तो कभी गया नहीं रहा होगा सोमनाथ मंदिर, फिर इसको पता कैसे चला? एकदम सही, हिंदुओं ने बताया। 2 हिंदू थे जिनका नाम था तिलक और सावंत। तिलक और सावंत नामक 2 हिंदुओं ने महमूद गजनबी को कहा कि जहां पना आप भारत पर चाहे जितनी बार आक्रमण कर लो, कुछ नहीं मिलेगा, एक बार सोमनाथ मंदिर को लूट लो, आपकी सारी ख्वाहिश पूरी हो जाएगी। यही तिलक और सावंत ने महमूद गजनबी की सहायता भी की थी सोमनाथ पर आक्रमण के लिए, और सोमनाथ मंदिर को नष्ट कर दिया था गजनबी ने। लेकिन फिर कुमारपाल सोलंकी ने, सोलंकी वंश का शासक है कुमारपाल सोलंकी ने सोमनाथ मंदिर का दोबारा निर्माण करवाया था। कभी पूछ लिया गया कि सोमनाथ मंदिर का दोबारा निर्माण किसने करवाया या पुनः निर्माण किसने करवाया, तो आंसर हो जाएगा कुमारपाल सोलंकी। तो 1025 ईस्वी में इसका भारत पर सर्वप्रसिद्ध आक्रमण या 16वां आक्रमण किस पे था? सोमनाथ मंदिर पर था। और भारत पर जो आखिरी आक्रमण था 1027 ईस्वी में, जो कि 17वां आक्रमण था, वो किसके विरुद्ध था? जाटों के विरुद्ध था। क्योंकि हमने भी आपको बताया कि जब ये सोना लेकर वापस जा रहा था तो रास्ते में जाटों ने इसे काफी ज्यादा क्या किया था? एकदम सही, परेशान किया था।
उसके साथ साथ सबसे पहले सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला, समझिएगा, देखिए दिल्ली सल्तनत में सबसे पहले सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला इल्तुतमिश है, लेकिन इसके अलावा सबसे पहले, मतलब इल्तुतमिश, देखिए वर्डिंग पर समझिएगा, सबसे पहले सुल्तान की उपाधि किसने धारण की, तो आपका आंसर हो जाएगा महमूद गजनबी। लेकिन अगर यह सवाल होता कि दिल्ली सल्तनत में सबसे पहले किसने धारण की, तो आपका आंसर हो जाता इल्तुतमिश। लेकिन सबसे पहले सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला कौन है, एकदम सही, महमूद गजनबी है। और एक खास बात है, महमूद गजनबी के साथ अलबरूनी भारत आया था। अलबरूनी की खास बात क्या है, इसने किताबुल हिंद की रचना की है, जिसे भारत का दर्पण कहते हैं। इसके साथ साथ इसने दुनिया के समस्त शहरों में से दिल्ली को एक उत्कृष्ट शहर बताया था। दुनिया के समस्त शहरों में से दिल्ली को उत्कृष्ट शहर बताने वाला भी कौन था, अलबरूनी था। इसके साथ साथ भारतीय वेदों का अध्ययन करने वाला, भारतीय वेदों का अध्ययन करने वाला सर्वप्रथम मुस्लिम जो था वो भी अलबरूनी ही था। और अगर इसने भारतीय वेदों का अध्ययन किया तो इसे जाहिर सी बात है कौन सी भाषा आती होगी, संस्कृत भाषा आती होगी। तो आपसे कभी पूछ सकता है कि निम्न में से वह पहला मुस्लिम कौन था, या निम्न में से वो पहला मुस्लिम कौन था जिसको संस्कृत भाषा आती थी, या जो संस्कृत भाषा का जानकार था, तो आपका आंसर हो जाएगा अलबरूनी। अलबरूनी आया, उसके बाद उतबी आया था। उतबी ने किताबुल यमन की रचना की है, जिसे अफगानिस्तान के इतिहास की जानकारी और गजनबी के भारत पे आक्रमण की जानकारी मिलती है। ठीक है, देखिए किताबुल हिंद से भी मिलती है, किताबुल यमन से। जैसे किताबुल हिंद को भारत का दर्पण कहते हैं, उसी प्रकार किताबुल यमन को अफगानिस्तान का दर्पण कहते हैं। और एक और था, वो था, कहां लिखे, यहां लिखे, एक और था, वो था फिरदौसी। और फिरदौसी ने इसी के शासनकाल में शाहनामा की रचना की है। शाहनामा जो है ये दोहे थे गजनी वंश से जुड़े हुए, इसके साथ साथ इसमें कुछ तंत्र विद्या की भी बातें कही गई थी। तो कभी भी आपसे पूछ दिया जाएगा कि गजनी वंश से जुड़े हुए दोहे किस पुस्तक में लिखे गए हैं, तो शाहनामा में। वैसे इतना टफ नहीं आएगा, आपसे ये पूछ सकता है कि शाहनामा की रचना किसने की है, तो आपका आंसर हो जाएगा फिरदौसी। इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। चल, गजनबी के बाद भारत पर जिसका आक्रमण हुआ वो था मोहम्मद गौरी। देखिए, आप लोगों को टेंशन में, फ्रस्ट्रेशन में आ रहे होंगे धीरे धीरे, ठीक, फ्रस्ट्रेशन में आ रहे होंगे, तो ऐसी कोई दिक्कत है नहीं, फ्रस्ट्रेशन में मत आइए। चीजें सब धीरे धीरे चल रही हैं और धीरे धीरे खत्म होती रहेंगी, ठीक, एकदम परेशान मत होइए। अब आज खुद आप देखिए, आप मेरा वीडियो तो आज देख रहे हैं, लेकिन मैं कल से ही, ठीक है, कल मैं सुबह 9 बजे से लगातार आपके साथ हूं। सिर्फ पता ही मेरा क्या स्वार्थ है, कोई स्वार्थ नहीं, बस मैं आपके लिए हूं कि आपकी चीजें कंप्लीट हो, पढ़ लें। मुझे ये नहीं पता कौन कैसे कंप्लीट कर रहे हैं, कौन क्या पढ़ा रहे हैं, नहीं, बस मैं अपना जानता हूं कि मैं अपना आपको पढ़ा दूं, ठीक है। तो मेहनत करना पड़ता है दोस्त कभी कभार, और मैं चाहता हूं कि आपकी होली अच्छी सी हो, इसलिए मैं ये बर्डन आज से देना चालू, बर्डन नहीं दे रहा हूं मैं, आज से ज्यादा इसलिए पढ़ाना स्टार्ट कर दिया कि आज 3 तारीख है, खैर तो मेरा कल का 2 तारीख का वीडियो, लेकिन आज से हिसाब से मिल रहा हूँ, बात कर रहा हूँ, तो आज 3 तारीख है, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8, ठीक है, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो 6 दिन है। अगर 6 दिन आप, और मेरा मतलब 1 घंटे का 2 वीडियो भी हो जाएगा, तो 12 घंटे में आराम से मैं लमसम मध्यकालीन खत्म कर दूंगा,
पूरा पढ़ाकर, ठीक है, एकदम परेशान मत होइए। इसके बाद जिसका आक्रमण हुआ वो था मोहम्मद गौरी का। मोहम्मद गौरी ने 1178 ईस्वी में गुजरात पर आक्रमण किया था। 2 मिनट यहां पर आप लोग कंसंट्रेट करिएगा, मैं चाहता हूं कि 2 मिनट आप लोग कंसंट्रेट करिए। गुजरात पर आक्रमण किया था और इस समय गुजरात का शासक था मूलराज द्वितीय। कौन था? मूलराज द्वितीय। लेकिन गौरी को पराजित किसने किया था? गौरी को पराजित करने वाला जो था वो मूलराज द्वितीय का सेनापति या पुत्र था भीम द्वितीय। मेरी बात समझिए, आंसर भीम द्वितीय माना जाता है, ना कि मूलराज द्वितीय। कहा जाता है कि इस समय मूलराज अपने जीवन काल के अंतिम समय में था और भीम द्वितीय अपने जीवन काल के या अपने शासन के शुरुआती समय में था। इस्लाम धर्म में एक शब्द है खलीफा। अब मेरी बात सुनिएगा 2 मिनट। खलीफा जो होता है वो तुर्क सरदारों का समूह होता है। मतलब सारा डिसीजन मेकिंग जिसके अंडर में रहता है वो खलीफा होते हैं। किसको कहां जाना है, किससे युद्ध करना है, किसको क्या कहते हैं, किससे विवाह तक करना है, ये भी डिसीजन, किसको गद्दी पर बैठना है, ये सारा डिसीजन कौन लेता था? खलीफा। अगर सारे डिसीजन खलीफा ले रहा तो खलीफा एक प्रकार का क्या हो गया? राजा हो गया। और अगर खलीफा राजा हो गया और खलीफा की अनुमति से गौरी भारत पर आक्रमण करने आया तो गौरी खलीफा का क्या हुआ? सेनापति हुआ। इसीलिए मध्यकालीन भारत में राजा से ज्यादा सेनापति को क्रेडिट दिया जाता है, ठीक है, खलीफा समूह में देखा जाए। और अगर हम अपने इतिहास के समूह में पढ़े तो यही हमारे लिए राजा है। और हमारे क्या है, हमारे इतिहास में चाहे जो लड़े मरे क्रेडिट हमेशा राजा को मिलती है। इसीलिए कहा जाता है कि मोहम्मद गौरी को पराजित करने वाला कौन था? भीम द्वितीय था। और भले इस समय गुजरात का शासक कौन था? मूलराज द्वितीय था। तो मेरी बात समझिएगा दोस्त। तो 1178 ईस्वी में मोहम्मद गौरी ने भारत पर आक्रमण या गुजरात पर आक्रमण किया और इस समय गुजरात का शासक मूलराज द्वितीय था। लेकिन मूलराज द्वितीय के सेनापति भीम द्वितीय ने गौरी को पराजित किया और बहुत ही बुरी तरह पराजित किया। और यह गौरी की भारत में पहली पराजय भी थी। कभी भी आपसे पूछा गया कि गौरी की भारत में पहली पराजय कौन सी थी तो आप कहेंगे 1178 में गुजरात के आक्रमण के समय। दोस्तों उधर इसलिए साइड हो रहा हूं, चाय पी रहा हूं इसलिए साइड हो रहा हूं, प्लीज बुरा मत मानिएगा, ठीक है, सॉरी। हाँ, सुबह से लगातार है तो दिक्कत हो जा रही है। इसके बाद क्या हुआ कि चौहान वंश के शासक थे पृथ्वीराज चौहान, जिन्होंने गढ़वाल वंश के शासक जयचंद की पुत्री संयोगिता का अपहरण कर लिया था। और जयचंद ने गौरी को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया। किसने? जयचंद ने। और उसी में गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध हुआ, जिसमें गौरी पराजित हुआ। और 1192 में तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ, जिसमें गौरी ने पृथ्वीराज को पराजित करके उसकी हत्या कर दी। कुछ लोग कहते हैं हत्या कर दी, कुछ लोग कहते हैं क्षमा कर दिया, तमाम ऐतिहासिक मतभेद है। और इसके बाद गौरी अच्छे से समझ गया था कि भारत के अंदर खोखलापन है, एकता नहीं है। क्योंकि अगर कोई अपने ही देश में युद्ध करने के लिए मुझे बाहर से सहायता ले रहा है तो मैंने क्या कहा कि चौहान वंश के शासक, अब सुनिए, चौहान वंश के शासक पृथ्वीराज चौहान ने गढ़वाल वंश के शासक, तो कभी पूछ दिया गया कि संयोगिता किस वंश की थी तो आप कहिएगा गढ़वाली वंश की। गढ़वाल वंश के शासक जयचंद की पुत्री संयोगिता का अपहरण कर लिया, जिसके बाद जयचंद ने गौरी को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया। गौरी आया भारत में। 1191 ईस्वी में तराइन का प्रथम युद्ध हुआ और इस युद्ध में कौन विजयी हुआ? हमारे पृथ्वीराज चौहान। 1192 ईस्वी में
तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ और इसमें कौन विजयी हुआ? गौरव नहीं, मोहम्मद गौरी। इसमें कौन विजयी हुआ? गौरी। और जिसने पृथ्वीराज को पराजित किया और उसके बाद पृथ्वीराज की हत्या कर दी। इसी के 2 साल बाद 1194 में चंदावर का युद्ध हुआ, जिसे कन्नौज के नाम से भी जानते हैं। और चंदावर के युद्ध में गौरी ने जयचंद को पराजित कर दिया और इसके बाद 1206 में ऐबक को गद्दी पर बैठाकर गौरी वापस चला गया और ऐबक ने भारत में किस वंश की स्थापना कर दी? गुलाम वंश की। यहां पर 3-4 बातें जो जरूरी है आपको बताना चाहता हूं। अक्सर पृथ्वीराज चौहान का वास्तविक नाम पूछ लेता है। तो पृथ्वीराज चौहान का वास्तविक नाम था राजपिथौरा। क्या नाम था? राजपिथौरा। और इनको पृथ्वीराज तृतीय के नाम से भी जानते हैं। तो पृथ्वीराज चौहान का वास्तविक नाम क्या हुआ? राजपिथौरा। और पृथ्वीराज चौहान को पृथ्वीराज तृतीय के नाम से भी जाना जाता है। यही नहीं, इन्हीं के दरबार में चंद्रबरदाई निवास करते थे, जिन्होंने पृथ्वीराज रासो नामक पुस्तक की रचना की है। तो कभी भी आपसे पूछा गया कि चंद्रबरदाई किसके दरबार में निवास करते थे, तो आपका आंसर हो जाएगा पृथ्वीराज चौहान के। और चंद्रबरदाई ने किसकी रचना की है? पृथ्वीराज रासो नामक पुस्तक की रचना की है। मुद्दा क्या था दोस्तों कि जो जयचंद था ये गढ़वाली प्रकार के सिक्के चलाता था और इसके सिक्के पर लक्ष्मी, नंदी और त्रिशूल का चित्र मिलता था। ठीक। और जब गौरी ने जयचंद को पराजित किया तो गौरी ने भी गढ़वाली प्रकार के ही सिक्के चलाए और इसके सिक्के पर लक्ष्मी, नंदी और त्रिशूल का चित्र अंकित मिलता है। किसके? ये सवाल बहुत ही अपवाद लेकिन पूछा जाता है। गौरी के सिक्कों पर लक्ष्मी, नंदी और त्रिशूल का चित्र अंकित मिलता है। और यही नहीं, सिक्कों पर कलमा लिखवाने की प्रथा की शुरुआत, कलमा मतलब अल्लाह का नाम, और इसके सिक्कों पर मोहम्मद बिन साम भी मिलता था। कहीं कहीं मोहम्मद बिन साम लिखा हुआ। ठीक है, मोहम्मद बिन साम, मोहम्मद गौरी मतलब मोहम्मद बिन साम भी इसके सिक्कों पर मिलता है। लेकिन कलमा मतलब होता है ईश्वर अर्थात अल्लाह का नाम। और यही कलमा लिखवाने की प्रथा को प्रतिबंध मतलब बंद करने वाला औरंगजेब था। तो सिक्कों पर कलमा अर्थात अल्लाह का नाम लिखाने की प्रथा की भी शुरुआत कौन करता था? कौन किया? मोहम्मद गौरी। और इसी के सिक्कों पर मोहम्मद बिन साम भी लिखा मिलता है और इसी के सिक्कों पर लक्ष्मी, त्रिशूल और नंदी का चित्र मिलता है, क्योंकि इसने गढ़वाली प्रकार के क्या चलाए थे? सिक्के चलाए थे। तो ये रहा आपका मोहम्मद गौरी। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे चलते हैं। चलिए, इसके बाद भारत में शुरुआत होती है दिल्ली सल्तनत की। किसकी शुरुआत होती है? दिल्ली सल्तनत की। दिल्ली सल्तनत में 5 वंशों ने शासन किया। गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश। 5 वंशजों ने दिल्ली सल्तनत पर शासन किया, जिसमें सबसे लंबे समय तक शासन करने वाला था तुगलक वंश और सबसे कम समय तक शासन करने वाला था खिलजी वंश। लेकिन दिल्ली सल्तनत का जो सबसे पहला वंश था वो था गुलाम वंश, क्योंकि इस वंश की स्थापना गौरी के गुलाम के द्वारा की गई थी, इसीलिए इस वंश को गुलाम वंश के नाम से जानते हैं। गौरी के कई सारे गुलाम थे, ये मेरी लाइन सुनेंगे तब आगे कंफ्यूज नहीं होंगे। ऐबक उसका गुलाम और दामाद दोनों था। इल्तुतमिश, बलबन, आराम शाह, एलदौज, बख्तियार खिलजी, ये सब किसके गुलाम थे? गौरी के। और इन सभी गुलामों में सबसे पहले दासता मुक्त पत्र किस गुलाम को मिला पता है आपको? गलत, इल्तुतमिश को मिला। इल्तुतमिश ने चंदावर के युद्ध में
काफी सहायता की थी। किसकी? गौरी की। और गौरी इल्तुतमिश से प्रसन्न होकर उसे बदायूं का सूबेदार बना दिया था। सबसे पहले याद रखिएगा, सबसे पहले दास्ता मुक्त होने वाला ऐबक नहीं, इल्तुतमिश था। और ऐबक जो था वो इसका गुलाम और दामाद दोनों था, इसीलिए इसने दिल्ली की गद्दी ऐबक को सौंपी और खुद वापस चला गया। तो भारत या दिल्ली सल्तनत में सबसे पहले जिस वंश की स्थापना होती है वो वंश कौन सा है? गुलाम वंश। दिल्ली सल्तनत 1206 से लेकर 1526 तक पानीपत के प्रथम युद्ध तक था, और गुलाम वंश जो था ये 1206 से लेकर 1290 तक था। तो गुलाम वंश की स्थापना मैंने बताया किसने की है? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। बात क्या है कि कुतुबुद्दीन जब ऐबक गद्दी पर बैठा, देखिए एक आध किताबों में गलत दिया हुआ है, कुतुबुद्दीन जब ऐबक गद्दी पर बैठा तो ये गौरी के गुलाम के रूप में ही शासन किया। मतलब इसने खुद को स्वतंत्र नहीं घोषित किया और ना ही ये स्वतंत्र रूप से शासन किया। ये खुद को गौरी का गुलाम ही बनाकर रखा और गौरी के गुलाम के ही रूप में शासन किया, क्योंकि इसने सुल्तान की उपाधि नहीं धारण की थी। इसने सुल्तान के स्थान पर सिपला सलार की उपाधि धारण की थी, जिसका अर्थ होता है सैनिकों का सरदार। और यही नहीं, इसके शासनकाल में दिल्ली सल्तनत की राजधानी लाहौर थी, याद रखिएगा। चूंकि इल्तुतमिश ने दिल्ली सल्तनत की राजधानी लाहौर से दिल्ली स्थानांतरित की थी, यही कारण है कि इल्तुतमिश को दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कहते हैं। और चूंकि इसके शासनकाल में दिल्ली सल्तनत की राजधानी लाहौर थी, इसीलिए इसे दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक नहीं कहा जाता है। तो शुरुआत करते छोटे छोटे पॉइंट से। तो गुलाम वंश का जो पहला शासक था वो था कुतुबुद्दीन ऐबक। देखिए आराम से मेरे साथ छोटा छोटा नोट्स बनाते जाइएगा, सिनॉप्सिस टाइप का। मैं आराम से पढ़ाऊंगा, इसमें काफी कठिन कठिन नाम मिलेंगे ना, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक। हमने क्या कहा कि ऐबक ने सुल्तान के स्थान पर सिपला सलार की उपाधि धारण की थी। सुल्तान के स्थान पर इसने किसकी उपाधि धारण की थी? सिपला सलार की। भारत में गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक, गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक था। भाई अब ये गौरी का गुलाम था तो इसकी जाति भी कुछ और रही होगी, गौरी की जाति का तो रहा नहीं होगा। इसीलिए जो ऐबक था ये मामुलुक जाति का तुर्क था, याद रखिएगा, हो सकता है कभी आपसे पूछ लिया जाए। जो ऐबक था ये मामुलुक जाति का तुर्क था और इसके समय दिल्ली सल्तनत की राजधानी क्या थी? लाहौर थी, याद रखिएगा। यह पूछा जाता है कि निम्न में से किसके शासनकाल में दिल्ली सल्तनत की राजधानी लाहौर थी? तो वो था ऐबक। लाहौर से दिल्ली होगी इल्तुतमिश के शासनकाल में, और दिल्ली से आगरा होगी सिकंदर लोदी के शासनकाल में, और फिर आगरा से दिल्ली होगी शाहजहां के शासनकाल में, याद रखिएगा। यही नहीं, यह दिखने में बहुत कुरूप था। कौन? ऐबक। इसीलिए इसने ऐबक की उपाधि धारण की थी। ऐबक की क्या थी? उपाधि, जिसका अर्थ होता है चंद्रमा का स्वामी। तो ऐबक कुतुबुद्दीन की उपाधि थी जिसका अर्थ होता है चंद्रमा का स्वामी। क्या होता है? चंद्रमा का स्वामी। यह बहुत ही दानप्रिय शासक था। दानप्रिय मतलब बहुत ज्यादा ही दान देता था। इसकी दान प्रियता के कारण इसको लाख बख्श मतलब लाखों का दान करने वाला, या पील बख्श मतलब हाथियों का दान करने वाला, या हातिम द्वितीय के नाम से भी जानते हैं। मैंने क्या कहा? इसकी दान प्रियता के कारण इसे लाख बख्श मतलब लाखों का दान करने वाला, या पील बख्श मतलब हाथियों का दान करने वाला,
या हातिम द्वितीय के नाम से जाना जाता है। आप भी अपने मध्यकालीन के नोट्स ऐसे बनाना दोस्तों, छोटा रहेगा, चीजें जल्दी रिवाइज हो जाएंगी। ठीक है, रिक्वेस्ट कर रहा हूं ऐसे ही बनाइएगा। उसके साथ साथ ये जो था कुरान का पाठ, कुरान होता है, कुरान का पाठ बहुत सुरीले ढंग से करता था, मतलब बहुत संगीतमय वे में, इसीलिए इसे कुरान ख्वां के नाम से भी जाना जाता है। ये बहुत प्रचलित सवाल था कि कुरान ख्वां की उपाधि किसको मिली थी, तो आपका आंसर हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक को। कुतुबुद्दीन ऐबक को कुरान ख्वां के नाम से भी जाना गया और इसकी दान प्रियता के कारण इसे लाख बख्श, पील बख्श या हातिम द्वितीय के नाम से भी जाना गया और इसकी न्याय प्रियता के कारण इसे हजरत आला कहा गया। क्या कहा गया? हजरत आला कहा गया। लेकिन इसने दिल्ली में कुव्वत उल इस्लाम, दिल्ली में कुव्वत उल इस्लाम नामक मस्जिद का निर्माण करवाया था सॉरी, जो कि भारत में तुर्कों के द्वारा बनवाई गई सर्वप्रथम मस्जिद थी। तो कभी भी आपसे पूछा गया कि भारत में तुर्कों के द्वारा बनवाई गई सर्वप्रथम मस्जिद कौन सी थी, तो आपका आंसर हो जाएगा कुव्वत उल इस्लाम। याद रखिएगा, ये कई सारी कोचिंगों में लोग अढ़ाई दिन झोपड़ा कहते हैं, वो गलत है। कुव्वत उल इस्लाम 1196, अढ़ाई दिन का झोपड़ा 1198 ईस्वी है। हाँ, अब आप कहेंगे सर ऐबक तो 1206 में बैठ रहा है, लेकिन इस मस्जिद के निर्माण में वो था। ठीक है, गौरी ने उसी को सत्ता दी थी, वो भले बाद में अपने आप को गद्दी पर बैठाया हो। तो याद रखिएगा कि भारत में तुर्कों के द्वारा जो बनवाई गई सर्वप्रथम मस्जिद थी वो थी कुव्वत उल इस्लाम, और जिसका निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने कहां करवाया था? दिल्ली में। और ऐबक ने अजमेर में अढ़ाई दिन झोपड़ा, अजमेर में अढ़ाई दिन झोपड़ा नामक मस्जिद का निर्माण करवाया था। कहीं कहीं आपको इसका आंसर बख्तियार खिलजी भी मिल जाएगा। तो कभी भी पूछा गया कि अजमेर में अढ़ाई दिन झोपड़ा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया, ऑप्शन में बख्तियार खिलजी और कुतुबुद्दीन ऐबक दोनों रहा, तो आंसर बख्तियार खिलजी कर दीजिएगा। अगर बख्तियार खिलजी ऑप्शन में नहीं रहा तो आपका आंसर क्या होगा? ऐबक। वर्डिंग को ध्यान से सुनिएगा, अगर आपके ऑप्शन में ऐबक और बख्तियार खिलजी दोनों रहा तो आपका आंसर होगा बख्तियार खिलजी। लेकिन अगर ऑप्शन में आपके बख्तियार खिलजी नहीं ऐबक रहा तो आपका आंसर हो जाएगा ऐबक हो जाएगा। तो अढ़ाई दिन झोपड़ा कहां पर है? अजमेर में। यहां पर चौहान वंश के शासक विग्रहराज चतुर्थ ने संस्कृत विद्यालय बनवाया था। समझते जाइएगा, ये बात जान रही, इसको मैंने प्रश्न संग्रह में समझाया है। संस्कृत विद्यालय बनवाया था और इसी विद्यालय को बख्तियार खिलजी ने तुड़वाकर, ये गौरी का भी सेनापति था और ऐबक का भी सेनापति था, इसी विद्यालय को बख्तियार खिलजी ने तुड़वाकर अढ़ाई दिन झोपड़ा नामक मस्जिद का निर्माण करवाया। विग्रहराज चतुर्थ ने एक नाटक लिखा था दोस्तों, उस नाटक का नाम था हरिकेली नाटक, और हरिकेली नाटक की जो पंक्तियां थी वो उसने संस्कृत विद्यालय की दीवारों पर लिखवाया था, हरिकेली नाटक की पंक्तियां। तो ये जो बख्तियार खिलजी था, इसने केवल ऊपर की छत तोड़कर गुंबज बनवा दिया, मस्जिद में गुंबज होता है, गुंबज बनवा दिया, और दीवारें जो थी वैसे की वैसे थी। और इसी रीजन है, कभी भी पूछ लिया गया कि अढ़ाई दिन झोपड़ा मस्जिद में या अढ़ाई दिन झोपड़े की दीवारों पर किस नाटक की पंक्तियां मिलती हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा हरिकेली नाटक की पंक्तियां मिलती हैं। ऐबक ने सूफी संत बख्तियार काकी, ये पुरुष है, महिला को मत समझ लीजिएगा, हम लोग बहुत लोग चाचा चाची को काका काकी कहते हैं, कंफ्यूज मत होइएगा। कुतुबुद्दीन ऐबक ने सूफी संत बख्तियार काकी की याद में कुतुब मीनार का निर्माण प्रारंभ करवाया था। किसका? कुतुब मीनार का। समझिएगा, कुतुब मीनार जो थी ये 4 मंजिली बनने वाली थी, 4 मंजिल, वर्डिंग को समझते जाइएगा। लेकिन
पहली मंजिल के निर्माण के बाद ही 1210 ईस्वी में चौगान खेलते वक्त, चौगान मतलब होता है पोलो गेम, घोड़े पे बैठ के जो हॉकी खेलते हैं पोलो, ठीक है। तो 1210 ईस्वी में चौगान खेलते वक्त घोड़े से गिरकर कुतुबुद्दीन ऐबक की क्या हो गई, मृत्यु हो गई। और कुतुबुद्दीन ऐबक का मकबरा कहां है, लाहौर में। तो कुतुबुद्दीन ऐबक को कहां दफनाया गया है दोस्तों, लाहौर में। इसको थोड़ा याद रखिएगा, पूरी बात समझिए। तो कुतुब मीनार 4 मंजिल बनने वाली थी, लेकिन पहली मंजिल के निर्माण के बाद ही क्या हुआ, पहली मंजिल बनी ही थी तो ऐबक भाई साहब जो थे वो घोड़ा पे पोलो खेल रहे थे। अब पता नहीं घोड़ा दाएं बाएं हुआ, वो गिरे, खत्म हो गए। तो पहली मंजिल तो बन गई। इसीलिए पूछा जाता है कि कुतुब मीनार का निर्माण किसने पूर्ण करवाया, तो आपका आंसर होता है इल्तुतमिश, ठीक। तो कुतुब मीनार का निर्माण पूर्ण करवाने वाला जो था वो कौन था, इल्तुतमिश था। लेकिन अब यहां समझिए, जैसे क्या हुआ था कि खिलजी वंश, जब खिलजी वंश चल रहा था तो कुतुब मीनार पर बिजली गिर गई। बिजली गिरती है ना, इमारतें नष्ट होती हैं, लाइटनिंग। बिजली गिरने के कारण कुतुब मीनार की ऊपर की 2 इमारतें नष्ट हो गई थी, जिसका अंतिम रूप से निर्माण करवाने वाला फिरोज शाह तुगलक था। अंतिम रूप से निर्माण करवाने वाला कौन था, फिरोज शाह तुगलक था। और यही कारण है कि जो कुतुब मीनार पहले 4 मंजिल की बनने वाली थी, वो कुतुब मीनार अभी 5 मंजिली है। और उसकी जो 5वीं इमारत है वो किसकी बनी हुई है, संगमरमर की। तो याद रखिएगा, कुतुब मीनार में वर्तमान में 5 मंजिल है, और ये जो 5वीं इमारत है वो संगमरमर की बनी हुई है, जिससे ये प्रूफ होता है कि वो 5वीं इमारत का निर्माण किसने कराया है, फिरोज शाह तुगलक ने करवाया है, ठीक। तो ये थी कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में खास बातें। स्क्रीनशॉट ले लीजिए और मुस्कुराते रहिए, एकदम डरिए मत, माइंड को कूल रखिए, दिल को कंट्रोल में रखिए और वर्क करते रहिए, ठीक है। हम फिर मिलते हैं, आज शाम को ही मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।